लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो लॉजिकल ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि पहले लिख लीजिए लॉजिकल ऑर्डर। इसी टॉपिक को सीक्वेंसिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंसिंग। देखिए सीक्वेंस पता लगाना। अब सीक्वेंस किस तरीके से होगा, लिखते चलेगा साथ में। सीक्वेंसिंग करनी होती है हमें चीजों की। ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे मान लो पहले सीड्स लेके आएंगे, फिर सीड से प्लांट बनेगा, प्लांट से फिर ट्री, ट्री से फिर क्या होता है, फ्लावर्स आएंगे, देन फ्रूट आएगा। तो ये सब कुछ क्या है, लॉजिकल ऑर्डर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल ऑर्डर या फिर लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो एक तो ये हम देखेंगे। तो जैसे कि मैं कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा चीज है, हमको सिर्फ ऑर्डर समझना है उसका कि भाई ऑर्डर में पहले क्या चीज आएगी। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा आपको, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर। अभी वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है कंट्री, दूसरा दिया हुआ है फर्नीचर, थर्ड दिया हुआ है फॉरेस्ट, फोर्थ है वुड, फिफ्थ है ट्रीज। आप सोचो क्या इनका ऑर्डर हो सकता है। So 1352. 1352। ओके, 13542 sir. 13542। ठीक है, Yes, yes sir. जैसे कि ये क्वेश्चन सेम बुक वाला है अपना, है ना। तो सबसे पहले कंट्री, कंट्री के अंदर फॉरेस्ट होंगे। तो सबसे नंबर वन पे क्या आ गया, कंट्री आ गया। फिर कंट्री का, कंट्री में फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, फॉरेस्ट में क्या मिलेगा आपको, फॉरेस्ट में ट्री मिलेंगे। तो ट्री कितने नंबर पे है, 5। और उन ट्री से क्या मिलेगी, वुड मिलेगी। तो वुड कितने नंबर पे है, 4th नंबर पे। और वुड से हम लोग क्या बना लेंगे, फर्नीचर बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा 13542। समझ में आया। यस सर। यस सर। ठीक है, अगला देखिए, एक और लॉजिकल ऑर्डर समझिए। अभी पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा मैं, बस कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ। जैसे एक वर्ड दिया हुआ है एग, दूसरा है वॉर्म, फिर थर्ड है कोकून, एंड फोर्थ है बटरफ्लाई। मतलब आपने वो देखा तितली, तितली का अगर आपने लाइफ साइकिल पढ़ा हो ना, 8th या 9th या 10th क्लास में मिलता है आपको साइंस में, बटरफ्लाई कैसे डेवलप होती है। हाँ जी, एनी आइडिया। No idea sir. नो आइडिया। देखो सबसे पहले होगा 3124। 3 4 3124। 3124। ओके, देखो सबसे पहले जो चीज होगी वो होगा एग। ठीक है, सबसे पहले क्या बनेगा, एग, 1 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद बनेगा वॉर्म।
ठीक है, जो कि अपना 2 नंबर पे दिया हुआ है। उस वॉर्म से बनता है कोकून, ठीक है। 3rd नंबर पे क्या है अपना कोकून, एंड 4th नंबर पे बटरफ्लाई। मतलब मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में ही लिखा था इसको, ये इसका सीक्वेंस है। सबसे एंड में जो स्ट्रक्चर जो मिलेगा अपन को वो क्या मिलेगा, बटरफ्लाई। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस हो गया। अब इसी लॉजिकल ऑर्डर में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और आता है, वो देखिए, नोट करते चलेगा सारी सारी चीजें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स meaningful English words can be formed by using the letters of the word। अब यहाँ पे आपकी इंग्लिश काम आएगी कि भाई आपको इंग्लिश कितनी आती है। एक वर्ड दिया हुआ है ALEP। अब आपको सिर्फ में यहाँ पे ये बताना है कि भाई इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स आप बना सकते हो। तो एनी आइडिया कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हो आप इससे? ये टोटली आपकी इंग्लिश की नॉलेज पे डिपेंड करेगा ये वाला क्वेश्चन, जहाँ पे आपको ये बताना होगा कि इसमें कितने मीनिंगफुल वर्ड्स पॉसिबल हैं, Yes, sir. है ना। तो बेसिकली यहाँ पे 3 वर्ड्स पॉसिबल हैं। कितने वर्ड्स बनेंगे यहाँ पे? 3। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कितने होंगे। तो 3 वर्ड्स पॉसिबल हैं। देखिए, एक तो है PALE, एक है PEAL। क्या मेरी वॉइस आ पा रही है? हाँ जी, सुन पा रहे हैं ना आप? Yes, sir. हाँ, PALE, PEAL एंड LEAP, ये 3 वर्ड्स पॉसिबल है। तो ये जैसे आपको देख के मालूम पड़ी गया होगा कि आपकी टोटली इंग्लिश की नॉलेज पे डिपेंड करता है कि कितनी आपको इंग्लिश की नॉलेज है। इसके लिए थोड़ा सा आपको इंग्लिश वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। एक तो ये हो गया, एक टाइप ये था, ठीक है इसका। अब अगला देखिए, नेक्स्ट जो टाइप है इसका, ये सब कुछ इसी में आएंगे आपको, है ना। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको बस एक टाइप करा दे रहा हूँ कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगला देखिए, एक क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन का टाइप लिख लीजिए, विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग कैन नॉट बी formed using the letters of the word। अब ये वर्ड दिया हुआ है CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब नीचे ऑप्शंस देखिए, तो पहले क्वेश्चन का नीचे समझिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट तब भी लोग गलत कर देते हैं। तो COINS हो गया, फिर है CAUT
ION एंड डी ऑप्शन है NOTION। तो एक बार क्वेश्चन करो, आंसर बताओ क्या आएगा। सर आंसर ए। आंसर ए है। ओके, सी है सर। अब देखो ए बोल दिया ना आपने फटाफट से, गलत हो गया आपका। हमें यही गलती नहीं करनी है, जबकि इतना अभी आप देखोगे ना, क्वेश्चन एक कौड़ी का भी नहीं है ये, है ना, एक कौड़ी भी इसके लिए ज्यादा हो जाएगी चीज के लिए ना। लेकिन क्वेश्चन देखो क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड्स। यानी जो कंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है ना, उसमें जो लेटर्स आ रहे हैं ना, हमें ओ यस सर, बट हमें हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है कि भाई जो वर्ड इसमें नहीं आ रहे हैं उससे बना हुआ कोई है कहीं पर हो, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखोगे ना आप, तो ए नहीं आ रहा है इसके अंदर, और थर्ड ऑप्शन यानी जो सी ऑप्शन है ना, उसमें ए आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है, बस सी। तो कुछ भी नहीं करना, कोई नॉलेज नहीं चाहिए आपको, आपको ढंग से देखना है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर ए नहीं आता है, जबकि CAUTION में ए आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है ना। और ये जल्दबाजी में ही गलत होता है हमेशा, है ना, जब भी हम कभी सोच रहे होंगे जल्दी जल्दी, तभी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हो गया डन। तो ये तो क्या था कि कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड नहीं बना सकते आप। अगला क्वेश्चन होता है, ये नोट करते चल रहे हो साथ में आप लोग। जी सर। अगला है कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा हम बना सकते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following words can be formed using the letters of the word। अब ये जो हमको वर्ड दिया हुआ है, वो दिया हुआ है मेजरमेंट, MEASUREMENT, ठीक है। अब हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ASSURE, बी ऑप्शन है MASTER, देन सी ऑप्शन है SUMMIT, देन डी ऑप्शन है हमारा MANTLE। बताइए कौन सा आंसर हो सकता है। डी। डी। अच्छा, देखो कैन बी फॉर्म्ड बोल रहा है, मतलब कैन बी फॉर्म्ड का मतलब क्या हुआ कि हमें वो ढूंढना है जिसके सारे के सारे लेटर्स उसमें अवेलेबल हो हमारे पास। ठीक है, अब जरा चेक कर लेते हैं कि किस किसके कौन कौन से लेटर्स अवेलेबल नहीं है। अगर हम गौर से देखेंगे तो देखो अश्योर में डबल एस आ रहा है, दो एस अवेलेबल नहीं है उसमें। ठीक है, उसके बाद अगला देखो MASTER, देखो तो एम भी अवेलेबल है, ए भी अवेलेबल है, एस भी है, टी भी है, आर भी है, सब कुछ अवेलेबल है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन में आई अवेलेबल है, वो वहां पे आई नहीं है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, और MANTLE में देख ही रहे हो आप लोग, एल जो वहां पे दिया हुआ है वो, तो हमारा आंसर क्या हो गया, MASTER। तो मैं मार्क कर देता हूँ कौन कौन सा इसमें डबल एस जो नहीं था उसमें। ठीक है, इसमें आई जो नहीं था वहां पे, और एल जो चीज वहां पे नहीं गिवन थी। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई यस डाउट। सर। नो सर। ओके,
हाँ, बाकी आप लोग भी है ना अपने अपने सोशल मीडिया जितने भी आपके ग्रुप वगैरह हो वहाँ पे थोड़ा प्रमोट करो, कुछ लोग और जुड़ जाएं। और एक बात चल रही है अपनी आईआईटी वालों के साथ, तो जो मैंने आपको दिया भी था ग्रुप पर है ना, वहाँ पे आईआईटी और नीट की अगर तैयारी करनी है किसी को 11th-12th मेडिकल या बायो से कोई है ना, मतलब जिन्होंने बायो ली हुई हो, मैथ्स ली हुई हो, तो वो ग्रुप भी आप लोग उनको ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हो, वहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प ही मिल जाएगी। ये लोग आकाश और फिटजी, अगर आपने नाम सुना हो अपने इंडिया के अंदर, आकाश फिटजी का नाम सुना है? सुना यस है? सर। हाँ सुना ही होगा ना, मतलब एड वर्ड आते हैं आकाश बाईजू करके और फिटजी। ये बड़ी बड़ी कोचिंग है, उनकी फैकल्टीज हैं जिन्होंने वहां से छोड़ दिया है और अब खुद का स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसको भी थोड़ा सा प्रमोट करो आप लोग, है ना, मिलजुल के, क्योंकि बंदो फैमिली है एक। ये लोग वो लोग हैं शुरू से साथ में हैं और अभी तक हैं। आप भी वो लोग हो। और डेफिनेटली जैसे आज मैंने फोन किया कुछ लोगों को, आप आई थिंक मैंने आप लोगों में से भी एक दो लोगों को फोन किया था, शायद नीरू को फोन किया था, है यस ना? सर। हाँ। यस सर। तो मैंने कई लोगों को फोन किया, तो उसमें मालूम पड़ा कुछ लोगों ने छोड़ दी तैयारी। वो बोलते हैं कि सर नहीं, हिम्मत ही हार गए हम तो कई लोग क्या होते हैं ना, इसमें हिम्मत ही हार जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हो ही नहीं पाएगा। कई एक दो लोग हैं बोलते हो फैमिली प्रॉब्लम आ गई है इसलिए छोड़ दिया है। तो देखो, डिफिकल्टी तो हमेशा लाइफ में रहेंगी रहेंगी। आप उठाकर देख लो इतिहास, सक्सेसफुल दुनिया में वही हुआ है जो बहुत सारे ऑड्स आने पर भी, मुसीबतें आने पर भी लगा रहा। क्योंकि कोई भी काम अगर आप बीच में छोड़ दोगे ना, तो वो नहीं होगा। कुछ भी कर लो आप किसी भी पर्सन का एग्जांपल ले लो, आप जो भी आपको लगता हो ना कि ये सक्सेसफुल है लाइफ के अंदर, आप देखिएगा कि दिक्कतें तो बहुत सारी आई है, बट वो चीजें छोड़ी नहीं उसने। ऐसे मैं अपना ही बता दूं आपको, सक्सेसफुल तो अभी नहीं हूं मैं, लेकिन बता देता हूँ आपको। ऐसे बहुत बार छुट्टी हो जाती है। इनफैक्ट एक दो बार तो मैंने कार में क्लास लिया है। छुट्टी तब भी हो जाती है, बहुत सारी छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से कम हो। लेकिन वही है, बहुत सारे काम है और मैं छोड़ूंगा नहीं इस चीज को। तो आपको भी वही करना है, छोड़ना नहीं है कभी भी कोई चीज। अगर आपने कोई चीज स्टार्ट की है ना, तो उसको लेके जाओ, एंड तक लेके जाओ। क्योंकि नहीं मालूम ना कब किस्मत चमक जाए अपनी। तो इसलिए ये चीज लाइफ में ध्यान रखना, कभी चीज कोई को बीच में छोड़ना नहीं है। कुछ भी चीज हो बीच में नहीं छोड़नी कभी भी। आप पूरा करो अपनी तरफ से, मतलब गलती अपनी नहीं होनी चाहिए। अपन एंड तक खड़े हुए हैं, अगला चला जाए चला जाए, है ना। हर जगह ही है ये वैलिड चीज लाइफ के अंदर, पढ़ाई में हो, स्टडी में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो। आपको खुद पीछे नहीं हटना है, लगे रहो आप अपनी चीज के लिए, तो बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे। कई बार होता है ना, बिल्कुल सबसे पास में होती है और हम हिम्मत हार जाते हैं और मुड़ जाते हैं, तो वो नहीं करना है। कुछ लोगों से बात करके आज मेरे को लगा कि यार नहीं, लाइफ में लोग हिम्मत ही हार गए, तो वो काम नहीं करना है आपको, है ना। आपको लगे रहना है। ठीक है, अब एक बड़ा सा क्वेश्चन है और उसका ऑप्शन बहुत छोटा सा मिलेगा आपको। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको लगेगा कि यार इतनी मेहनत कर दी क्वेश्चन में लिखने में, ऑप्शंस बिल्कुल छोटे से दिए हुए होंगे उसके अंदर। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, इफ it is possible to make a meaningful, देखो मैं आपके साथ इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं ये पहले से लिख कर भी रख सकता हूँ, लेकिन लिख कर रखने पे ना वो फीलिंग नहीं आएगी आपको जो साथ साथ लिखने में आएगी। इसीलिए मैं साथ में लिख रहा हूँ, है ना। तो आपको भी साथ में लिखना है। अगर आप बैठे रहोगे ना तो फिर वो उतना अचीव नहीं कर पाएंगे। अब तो आपको साथ में लिखना ही है, ठीक है ना। देखिए, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ and 11th letters of the word INTER PRETATION, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इसको। Which of the following
which of the following will be the third letter of that word ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, देखना अभी। इफ more than one such word can be made given M as the answer and if no such word can be formed, give X as the answer। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं क्या, देखिए। अब इसमें देखो आधा खेल तो खत्म हो जाएगा ऐसे ही कि ऑप्शंस इसमें 4 ऑप्शन देने हैं, तो उसने दे दिया T R M एंड X, और आपको मालूम है भाई आंसर हमारा दो ही में से होगा, एक M या फिर X। ये बात समझ में आ रहा है? Z कैसे बोल दिया, अच्छा X, सॉरी X है ना, ठीक है। तो वही से हमें ध्यान रखना है कि या तो हमारा आंसर क्या होगा, M होगा, या फिर हमारा आंसर X होगा। अब इसको समझेंगे, ये इतना बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन में है कुछ नहीं, एक अगेन वही है कि एक कौड़ी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद हमको ऐसा लगता है यार पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब मैं तो समझाता हूँ ये बोल कर रहा है आखिरी आपको, ये बोल रहा है इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट 4th 7th और 11th लेटर। जो हमको ये दिया गया है ना, इसके फर्स्ट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे फर्स्ट, ठीक है, देन 4th, देन 7th, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th ये हो गया, और 8 9 10 11 ये, ठीक है। तो क्या हो गया, आई हो गया, ई हो गया, आर हो गया और टी हो गया। इनसे हमें कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, अगर हम बना पाए तो आंसर होगा एम, और नहीं बना पाए तो आंसर क्या होगा, एक्स होगा। बस इतनी सी बात है, दोबारा सुन लो। एक वर्ड दिया हुआ है, उसके पहले, चौथे, 7वें और 11वें से हमें एक वर्ड बनाना है। अगर वो मीनिंगफुल वर्ड बन गया तो आंसर होगा एम, और नहीं बन पाया तो आंसर होगा एक्स। यानी ये जो दो आंसर दिए ना, टी और आर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई इनको टिक कर रहा है ना, तो फिर समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमारे पास 50-50 का मामला तो पहले से ही हो गया कि हमें मालूम है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब करना क्या है, देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। जब भी आपको कभी ऐसे लेटर्स से वर्ड बनाने हो ना, तो पहले लेटर्स को लिख लो आप। जैसे आपने लेटर्स लिख लिया, एक तो हो गया आई, एक हो गया ई, एक हो गया आर और एक हो गया टी। अब इनको थोड़ा घुमा लो, 2-3 बार घुमाओ तो अपने आप ही आपको वर्ड समझ में आ जाएगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो TIRE, ठीक है, या फिर RITE बन सकता है, दो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। सर TIER बीच, TIER, वेरी गुड, TIER, ठीक है। अब ये वर्ड्स पॉसिबल हैं, और उसने यही बोला था कि अगर हम मीनिंगफुल वर्ड बना पाते हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एम, और अगर नहीं बना पाएंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स। अब यहाँ पे एक तो क्या, हम 3 तो बना चुके हैं, अभी तो और भी बना सकते हैं अपन लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम। ओके, समझ में आया?
हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत है ना? वेरी गुड, सर जिन्होंने कर लिया वेरी गुड। देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, काफी बड़ा है ना? इरिटेटिंग भी लगा होगा, लेकिन ये हमको 2.5 नंबर दिलाएगा अपने यूपीएससी के अंदर, सी सेट में। और ये क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं, आप पेपर उठा के देखना, जो हम ये करा रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन वहां पे रेगुलर पूछे जाते हैं। तो ये हमने टाइप कर लिया, इन्हीं को बोलते हैं अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसी में एक होता है डिक्शनरी अरेंजमेंट। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड समझ गए आप लोग। अगला है डिक्शनरी का अरेंजमेंट। सर हाँ जी बोलिए। सर इसमें वो लाइन का क्या मतलब हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर ऑफ वर्ड। मतलब इसका मीनिंग जानना चाह रहे हो आप? यस सर, वो बी क्यों लिखी गई है इसमें, तो मीनिंग ही नहीं है सर। हाँ, इसका मीनिंग ही नहीं है कुछ, बस ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अब यही है ना, कई लोग इसमें सोचते रहेंगे कि भाई ये लाइन क्यों दी हुई है। तो हमें इतना फोकस नहीं करना, हमें आगे आना है ना, कि कौन सा होगा हमारा। ठीक है, ये बस इसके लिए है, जैसे कि टी और आर है ना, एक उसने लाइन डाल दी, कई लोगों को लगेगा थर्ड वर्ड पूछ रहा है सिर्फ, तो थर्ड आप देखो INT में टी आ रहा है, लोग फटाफट टी टिक कर देंगे इसकी वजह से, जबकि उसका कोई मीनिंग यहाँ पर है नहीं। समझ पाए? जी सर। सर ठीक है, ओके। तो अब आगे देखिए, अब अगला क्या आता है, डिक्शनरी अरेंजमेंट। तो कितने लोगों ने हार्ड कॉपी यानी बुक के फॉर्म में डिक्शनरी देखी है? आप में से कितने लोग हैं? देखिए सर। है ना, डिक्शनरी इसे हम लोग शब्दकोश भी बोलते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। और उसमें अगर आपने कभी कोई मीनिंग ढूंढा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे उसमें अरेंजमेंट कैसे होता है। उसमें अरेंजमेंट ऐसे होता है कि भाई पहले ए आता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, और ऐसे ही सीक्वेंस विद इन द लेटर और बिटवीन द वर्ड। मतलब एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में अल्फाबेट का सीक्वेंस होगा, और लेटर्स में भी क्या होगा, अल्फाबेट का सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक अरेंजमेंट दे रहा हूं, आपको बताना है कौन सा पहले कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, ELOPE पहला, फर्स्ट। दूसरा है EVALUAPE। थर्ड है ENLARGE। फोर्थ है ENORMOUS। अब हमें इसमें बताना है कि भाई करेक्ट मतलब डिक्शनरी वाला अरेंजमेंट कौन सा होगा। तो अब देखो करना क्या है, हमें इसमें ध्यान ही देना है, हमें कंपेयर कर लेना है बस, सिंपल सी बात है, ABCD हमें आती है, बस कंपेयर कर लो। देखो सभी में E आ रहा है, यानी पहले लेटर से तो हम डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे। अगर पहला लेटर कॉमन है तो देखिए सेकंड। अब सेकंड में देखोगे आप तो यहाँ पे एक तो आ रहा है हमारे पास L। ठीक है, फिर आ रहा है VN और N, यानी कॉम्पिटिशन जो है L और N में है। V तो हम लोग जानते हैं बहुत बाद में आता है, तो L और N में से पहले कौन आता है बताइए? एल। L आएगा, L तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा ELOPE, क्योंकि L जो है वो पहले आएगा N एज कंपेयर टू N। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, ELOPE, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। अब अगला देखो, अब हमें ये मालूम है V वाला तो ये लास्ट में ही आएगा, है ना, क्योंकि V आ गया इसमें। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं ENLARGE और ENO में। तो अब देखो EN कॉमन है, L और O में कंपेयर करना है, तो बताओ L और O में से पहले कौन आता है? L और O में से पहले कौन आएगा? पहले L आएगा, एल। तो थर्ड नंबर का आ जाएगा हमारा अगला ENLARGE। फिर हमारा आ जाएगा फोर्थ नंबर का ENORMOUS। देन हमारा आ जाएगा सेकंड नंबर का EVALUATE। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया, हमें कुछ नहीं करना,
हमने सिंपली डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर लिया, है ना। इजी है। एक मैं आप लोगों के लिए देता हूं, आप लोग सॉल्व करिए। पहले नंबर पे है इलेक्ट्रिक, ELECTRIC। सेकंड नंबर पे है ELECTOR। थर्ड नंबर पे है ELECT। फोर्थ नंबर पे है ELECTRODE। ठीक है, बताएं क्या सीक्वेंस होगा। लगाइए दिमाग और फटाफट से। सर 3241। 3241। ओके, चलिए 3214। ठीक है, चेक कर लेते हैं अब। देखो कैसे करना है। हम लोग पहले देखते हैं सिमिलर। देखो ELECT, 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 ELECT सभी में आ रहा है। मतलब यहाँ तो कहानी खत्म हो गई, इसके आगे कंपेयर करना है। तो देखो थर्ड वाले नंबर की तो कहानी खत्म हो जा रही है, ELECT पे ही, है ना। तो पहले नंबर पे तो क्या ही आ गया, थर्ड नंबर वाला आ गया, क्योंकि इसके आगे तो इसके पास है ही नहीं। ठीक है, अब ये तो खत्म हो गया हमारे पास थर्ड नंबर। अब ELECT के बाद देखो, CT के बाद यहाँ पे आ रहा है R, यहाँ पे आ रहा है O, यहाँ पे आ रहा है R। ठीक है, अब R और O में चेक करो, O आता है पहले। ठीक है, तो फिर आएगा सेकंड नंबर वाला ELECTOR। अब इनमें देखो I और O, I और O में पहले कौन आएगा, डेफिनेटली I ही आता है। तो फिर आ जाएगा हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रिक। ठीक है, एंड देन फिर फोर्थ नंबर वाला बच गया हमारा ELECTROD। गॉट इट। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, 3214। ठीक है, कितने लोगों ने निकाले था 3214? यस सर। हो गया सर मेरा। आ गया था 3214। गुड, यस सर। वेरी गुड, है ना। तो इजी है ना। मैं एक और दे दूं आप लोगों को। हाँ जी, समझ में अच्छा तो लग रहा है ना ये वाला। यस सर। जी सर। मतलब देखो चीजें इजी हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सी सेट में तो हम बिल्कुल आसानी से, जो उनको भी डर लगता है ना मैथ से, बिल्कुल मत घबराओ। सी सेट तो हम इतने आसानी से पास कर लेंगे ना, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो देखिए एक और मैं देता हूँ आपको वर्ड, मतलब एक और अरेंजमेंट देता हूँ, आपको अरेंज करना है उनको। GENUINE, जेन्युइन। सेकंड है जीनियस, नहीं जेनेसिस, सॉरी, है ना। देन थर्ड है अपना जेंडर। फोर्थ है जेंटल। फिफ्थ है जनरल। करिए अरेंज। सभी लोगों को करना है अरेंज, ठीक है, सभी लोग करिए। सर थर्ड, फिफ्थ, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। ओके, देखिए हम लोग कंपेयर करते हैं। तो वही हमारा बेसिक मेथड। क्या करना है हमें, पहले देखना है कि सिमिलर वर्ड्स कहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा है GEN, 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 GEN सभी में है, ठीक है ना। यानी हमें कंपेयर करना है उसके अगले वर्ड से। तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है U, यहाँ पे आ रहा है E, यहाँ पे आ रहा है D। ठीक है, और फिर E, तो ABCD, फिर E आता है, यानी D वाला सबसे पहले है, तो थर्ड नंबर वाला पहले आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा GENDER। ठीक है, थर्ड नंबर, यानी ये तो खत्म हो गया।
अब हम देखेंगे कि GEN के बाद E यहाँ पे भी आ रहा है, सेकंड और 5 में देखिए GENE, ठीक है ना। अब मुद्दा ये है कि S या R, तो आप जानते हैं PQR देन S आता है, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। हाँ जी, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, देन sir. थर्ड हो जाएगा जेनेसिस। फिर उसके बाद देखो बचा क्या, अब जीई, Third नहीं, second. हाँ सेकंड, सॉरी, है ना। अब हमारे पास है GENTLE और अगला है जेन्युइन, ठीक है ना। तो T और U में पहले कौन आएगा, T वाला. T वाला, तो 4 नंबर, देन GENTLE और फिर हमारा फर्स्ट नंबर GENUINE, जेन्युइन, ठीक है। चेक करो, यही है सभी का। Yes, sir. तो ये हमारा हो गया लॉजिकल अरेंजमेंट और डिक्शनरी अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो हम लोग करेंगे, अगला हमारा टॉपिक है डायरेक्शन सेंस, या फिर हम इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। तो हेड डालिए आप लोग, न्यू टॉपिक, इसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। अब कितने लोगों को डायरेक्शंस में कंफ्यूजन हो जाता है कि मालूम नहीं पड़ता नॉर्थ की तरह, साउथ की तरह, ईस्ट की तरह, वेस्ट की तरह, कोई है जिसको कंफ्यूज हो जाता है कोई? हाँ जी, कोई नहीं है, चलिए देखते हैं फिर। देखो इधर डायरेक्शन कितनी है, सभी को मालूम है? 4. 4 है, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी सर 8. 8। अच्छा, वो देखा हुआ ना, रावण का साम्राज्य 10 दिशाओं में था, वो 10 कैसे थी, कुछ आइडिया उनका? कभी सुना किसी ने कि ऐसे रावण का साम्राज्य 10 दिशाओं में है? अगर आपने रामायण और महाभारत देखी हो तो उसमें बोलते हैं कि Sir. डायलॉग मारता है रावण की 10 दिशाओं का सम्राट, मतलब जो भी है मैं हूँ। तो अब पता नहीं वो कैसे कैसे होती है डायरेक्शंस, बट हमें जो पढ़ना है ना, मतलब वो भी मालूम है कैसे होती है, लेकिन उतना नहीं जाना हमें धार्मिक चीजों के अंदर। हमें जो नॉर्मल समझना है वो देखिए आप, जो अपवर्ड है वो नॉर्थ है, ठीक है। जो डाउनवर्ड है वो साउथ। अगर हम नॉर्थ और साउथ क्लियर कर लिए तो उसके बाद इधर आएगा हमारा वेस्ट, एंड फिर वो बच गया वो है EAST, ईस्ट। और आपको मालूम ही है सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट इन द वेस्ट। ये सन राइज ईस्ट में होता है और सेट कहाँ पे होता है, वेस्ट में। अब इनके बीच में भी डायरेक्शंस होती हैं, हमें जो ये वाली डायरेक्शन को नाम देंगे हम लोग नॉर्थ ईस्ट। और ये बहुत इजी है याद करना, आप ध्यान रखो सिक्किम वगैरह किधर है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो अगर आप इंडियन मैप अपनी आंखों के सामने लेके आओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार हाँ, नॉर्थ ईस्ट तो यही होता है, ठीक है। देन इधर होता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। फिर इधर है साउथ वेस्ट, और ये हो गया साउथ ईस्ट। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यार ये बताओ, हमने ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं लिखा, हमने नॉर्थ ईस्ट ही क्यों लिखा, हमने वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं लिखा, हमने नॉर्थ ईस्ट ही क्यों लिखा, सिमिलरली हमने साउथ वेस्ट ही क्यों लिखा, वेस्ट साउथ क्यों नहीं लिखा? क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि ऐसा हमने क्यों किया? मतलब कोई कारण बता पाएगा कि ऐसा हमने क्यों किया है? हाँ जी, एनीवन?
नो आइडिया। देखो कुछ नहीं है, इन्हें जो ये बीच में जो डायरेक्शंस है ना, इन्हें हम बोलते हैं सब डायरेक्शंस। इनका लिख भी लो आप, कभी कोई पूछ ले आपसे लाइफ में कि सब डायरेक्शंस या कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, CARDINAL, कार्डिनल डायरेक्शंस, या फिर हम इसे बोल सकते हैं सब डायरेक्शंस। अब देखो इसका ऐसे कोई कोई जिक्र नहीं है कि क्यों ऐसा क्यों है, लेकिन हम एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऐसे मान सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, आपने देखा होगा ईस्ट पोल और वेस्ट पोल जैसी कोई चीज है नहीं, है ना। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पूरी दुनिया को, और इसीलिए हमने इसको नॉर्थ और साउथ को पहले रखा और ईस्ट वेस्ट को बाद में। मतलब इनका कोई ऐसे प्रॉपर आंसर नहीं है कि आपको लगे कि यार यही है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ठीक है। हमारे लिए वैसे भी नॉर्थ प्रोमिनेंट डायरेक्शन मानी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन मानी जाती है, तो इसीलिए हमने नॉर्थ और साउथ को आइडियल ले लिया और उसी बेसिस पे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट इनके नाम दे दिए। इतना क्लियर। अब हम यहाँ पे कुछ दो तीन छोटी छोटी बातें समझेंगे, है ना, उसके बाद हमें चीजें समझ में आने लग जाएगी। ये बना ली डायग्राम आप लोगों ने? Yes, sir. है ना, कॉपी पूरी प्रॉपर मेंटेन कर लेना। जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये कॉपी तब तक काम आएगी जब तक कि आप सिलेक्ट नहीं हो जाओगे, इसीलिए कॉपी ऐसी बनाना बढ़िया। और हम प्रॉपर टाइम दे ही रहे हैं आपको साथ में, तो आपको बढ़िया से कॉपी बनानी है अपनी। इसको आप पढ़ोगे बार बार, है ना, हर चीज, नहीं तो आप भूल जाओगे। ऐसा नहीं कि हमको हर बार याद रहेगी, नहीं, याद नहीं रहेगी, हम भूल रहे होंगे चीजों को। अब देखो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। अब छोटे मोटे क्वेश्चन पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भाई एक बच्चा, मतलब एक इंसान है, और मैं इंसान ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, ये इंसान है अपना, ठीक है, ये कुछ हंस रहा है, और ये सन है, और ये सन मॉर्निंग की टाइम की बात है, सन की डायरेक्शन, मतलब सन लाइट आ रही है, और ये क्या है, मॉर्निंग का टाइम है। तो बताओ मॉर्निंग के टाइम में शेडो कहाँ बनेगी इस बच्चे की, कौन सी डायरेक्शन में बनेगी, बच्चा है बड़ा जो भी है। तो ध्यान रखना, जब सन यहाँ से आ रहा है तो इसकी शेडो कहीं यहाँ बनेगी इस तरीके से, ठीक है, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, Yes, sir. वेस्ट। तो हमें समझना ये है कि जब मॉर्निंग के टाइम में कोई भी इंसान सन की तरफ फेस करके खड़ा हुआ हो, तो उसकी शेडो एक तो पीछे की तरफ बनेगी और दूसरा वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे वो खेल सकते हैं, आपसे खेल ये सकते हैं कि मॉर्निंग का टाइम है, बच्चा नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, तो बताइए डायरेक्शन उसके राइट हैंड साइड पर होगी या लेफ्ट हैंड साइड पर होगी। तो कुछ नहीं करना, मन के अंदर खुद को अज्यूम कर लो कि सन निकल रहा है, मैं नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ हूँ, शेडो किस तरफ बनेगी हमारी, लेफ्ट लेफ्ट, सर, लेफ्ट। लेफ्ट हैंड साइड, वेरी गुड। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो जहां पर भी आपको कंफ्यूजन लगे, अपने आप को वहां पे अज्यूम आप कर लेना। एक चीज तो ये हो गई। ऐसे ही इवनिंग का टाइम होगा तो शेडो कहां बनेगी, ईस्टवर्ड साइड बनेगी। देखो ये तो मॉर्निंग की बात है, अगर हम इवनिंग यस की बात करते हैं, सन कहाँ पे होगा, वेस्ट में होगा, ये सन है, डायरेक्शन क्या होगी, सन की वेस्ट होगी, ठीक है। और ये हमने सन बना दिया, सनलाइट, और अगेन वही इंसान खड़ा हुआ है बिल्कुल स्टाइल में, तो शेडो किधर बनेगी हमारी, इधर। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ईस्ट। अब चीज हमें ये भी ध्यान रखनी है कि मॉर्निंग और इवनिंग के समय ही जो शेडो बनती है वो लॉन्गेस्ट होती है। शेडो क्या होती है, लॉन्गेस्ट। जब भी सन कम ऊंचाई पर होगा, जितनी कम ऊंचाई पर होगा उतनी ही शेडो लंबी बनेगी। तो अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि बताइए शॉर्टेस्ट शेडो कब बनती है, शॉर्टेस्ट शेडो कब बनेगी, किसी को आइडिया, नून, एट 12 o'clock। जब हम लोग बोलते हैं कि सन कहाँ होता है, ओवरहेड, सोचो सन ये है ऐसा कुछ, है ना, यू लाइट रेडिएट कर रहा है और कोई इंसान ये खड़ा हुआ है नीचे, तो इसकी शेडो कहाँ जाएगी, जस्ट इसके नीचे बन रही होगी शेडो। तो इस टाइम में शॉर्टेस्ट शेडो बनती है, नून के टाइम में क्या बनेगी, शॉर्टेस्ट शेडो। लिख लो इसको, शॉर्टेस्ट शेडो, ठीक है। सबसे छोटी शेडो कब बन रही होगी,
नून में, और लॉन्गेस्ट शैडो कब बनेगी, मॉर्निंग या फिर इवनिंग। इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि सनराइज होते हुए या फिर सनसेट होते हुए। इतना क्लियर हुआ। अगला, जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे कोई इंसान नॉर्थ की तरफ गया फिर साउथ की तरफ मुड़ा, या फिर नॉर्थ की तरफ गया और ईस्ट की तरफ मुड़ा, तो हमें हर बार जो टर्न लेना है वो टर्न लेना है 90 डिग्री पर। टर्न कितने डिग्री पर लेना होगा हमें, टर्न हमेशा 90 डिग्री पर लेना है हमें। ठीक है, टर्न कब लेना है, 90 डिग्री पर लेना है। ओके, काफी लेट हो गए आप, है ना। मकवाना हर्ष, हम 10 to 11 हमारी क्लास रहती है ऑनलाइन, मतलब ये 11 से पहले भी कभी खत्म हो जाती है, कभी थोड़ा टाइम 2-4 मिनट ऊपर भी हो जाता है, बट हम स्टार्ट मोस्टली अगर हम कंटिन्यू है तो 10 PM सॉरी, तो 10 PM पे कोशिश करें आप लोग ज्वाइन करने का, है ना सभी लोग। अब देखो यहाँ पे, जब भी कभी टर्न लेना है तो टर्न किधर लेना है हमको, 90 डिग्री पर। टर्न हमेशा कब होता हो, कितने पर होगा हमारा, 90 डिग्री पर होगा, अनलेस अंटिल हमको ये ना बोला जाए कि टर्न उसने 45 डिग्री पर लिया। जब वो टर्न हमें डिफाइन कर देगा तब हम उसको अलग तरीके से लिख रहे होंगे, अदरवाइज टर्न हमेशा क्या लिया जाएगा, 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, है ना, बिल्कुल आसानी से वाला क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर भी आपको लगे कि हम पे समझ में नहीं आ रही बात, वहीं पे अपने आप को अज्यूम कर लो आप। जहां पर भी आपको दिक्कत आती है वहां पे क्या करोगे आप, अपने आप को अज्यूम कर लोगे। मैं आपको क्वेश्चन दोनों करा देता हूँ, है ना, जिसमें हम लोग डिस्टेंस भी निकालेंगे और डायरेक्शंस भी निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, नोट करिए सभी लोग, देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आफ्टर गोइंग 60 meters towards north, जो भी आपको नाम अच्छा लगता हो, टॉम क्रूज अच्छा लगता है टॉम लिख लो, टॉम टेक्स a right turn and goes for another 60 meters. He then takes a right turn and goes 48 meters, full stop. How far, आगे लिखित में, how far is he from the starting point, ठीक है, एंड डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको ट्राई करें, कोई कर सकता है, क्वेश्चन ये वाला। सर डायरेक्शन साउथ है। डायरेक्शन साउथ है, सर ठीक है, और बताओ। 168 मीटर ठीक है, डिस्टेंस। देखो अब, ठीक है, और कोई कोई कर सकता है इसको क्वेश्चन को। देखो ऐसे देखना है, सबसे पहले उसने बोला कि टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हमने कोई एक पॉइंट मान लिया कि भाई पहले बंदा यहाँ खड़ा होगा, है ना, ये मैंने बनाया व्हाइट व्हाइट सर्कल, और कितना गया वो, नॉर्थ गया 60 मीटर, कितना बोला उसने, 60 मीटर, हमें इस तरीके से बना लेना है।
कितना गया 60 मीटर। अगर आपको नहीं आइडिया तो इस तरह से डायरेक्शन बना लो पहले, आपके ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट, ठीक है। तो क्या बोला था हमने कि सबसे पहले वो उठा, मतलब चला और 60 मीटर नॉर्थ गया, देन टेक राइट टर्न। राइट किधर होगा इसका, देखो राइट होगा इधर की तरफ, देख रहे हैं राइट किधर होगा, इधर ही होगा राइट। सोचो अपने आप को अज्यूम करो, आप सीधे सीधे जा रहे हो, राइट टर्न लिया, राइट किधर होगा, इस साइड में होगा। कितना मीटर, अगेन 16 मीटर, ठीक है। और पहले 60 था, अभी 16 हो गया। देन क्या बोल रहा है, ही देन टेक अ राइट टर्न। अब सोचो इधर की तरफ देख रहे हैं और फिर राइट टर्न लिया तो किधर की तरफ आएगा वो, डाउनवर्ड, ये होगा। कितना मीटर, 48 मीटर। अपने आप को अज्यूम कर लो कि भाई देखो मैं यहां से चला, देखो मैं बना भी देता हूं आपको, ये हो गया, ये रहा, ठीक है। आप इस तरीके से चले, पहले हम लोग नॉर्थवर्ड गए, फिर हमने राइट टर्न लिया, देन अगेन राइट टर्न लिया, और ये कितना है 48 मीटर। अब पूछ रहा है कि बताओ वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। अब देखो यहाँ पे, अब स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें मालूम है कि कहां पर है हमारा, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट तो है हमारा ये, और हम यहाँ पर हैं अभी। फाइनली मैं यहाँ पे बनाता हूँ इस इंसान को, ये ग्रीन वाला बच्चा यहाँ पहुंच गया, ठीक है। हमें जो डिस्टेंस निकालनी है वो ये वाली निकालनी है, ये कितनी है ना। अब देखो ये डिस्टेंस निकलेगी कैसे, तो हमें इस तरीके से परपेंडिकुलर बना लेना है। अब सोचो आप कि ये जो लेंथ थी यहाँ से लेके ये पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक, नॉर्थ जब वो गया तो 60 मीटर थी, अब ये 48 मीटर तो नीचे आ गया डाउनवर्ड। तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट मान लो कि ये इसको x मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं p, ठीक है ना। तो अब आप सोचो x a x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 60 माइनस 48 12, और ये x p की वैल्यू कितनी होगी 16 होगी। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट, और आप लोगों ने रूट याद, वो स्क्वायर याद कर रहे हुए हैं, तो 16 का स्क्वायर बताओ स्नेहा कितना होगा, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 होगा। याद करना था, 256, और 12 का 144, 144 दोनों को आप जब ऐड करेंगे कितना आएगा 400, वेरी गुड। और 400 का जब रूट लेंगे तो ये कितना होगा 20 मीटर, वेरी गुड। तो ये जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई 20 मीटर हो गई। एक चीज हमने निकाल ली, डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर। अब जो मैंने चीज पूछी था कि अब इसका बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। तो देखो कुछ नहीं करना, जब आपसे पूछा जाए ना स्टार्टिंग से कौन सी पोजीशन पे है, तो क्या करो स्टार्टिंग पोजीशन पर अपनी डायरेक्शन बना दो, इस तरीके से बना दी। देखो ये रेड से जो मैंने बनाया है, रेड वाला दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है रेड वाला। अब यहाँ पे देखो ये तो होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, और ये होती है साउथ। तो ये जो पॉइंट है ना, ये देखो ये अगर आप ध्यान दोगे तो ये किधर है, तिरछा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड, ठीक है नॉर्थ ईस्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया स्टार्टिंग पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। क्लियर हुआ। हमने इस क्वेश्चन में डायरेक्शंस भी निकाल ली, हमने इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डिस्टेंस भी निकाल ली। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपसे वो दोनों चीजें पूछेगा, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछ सकता है, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में आ गया आपको, ऐसे करना है। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी, समझ में आया सभी को, स्नेहा, अल्ताफ, मेनक, नेहा, यस सर। नीरू, यस सर। ओके, रितु, यस सर, समझ में आ रहा है, हाँ गुड, यस सर। ठीक है। तो हमने ये कर लिया, आज हमने दो टॉपिक कर लिया अगेन। तो एक तो हमारा डायरेक्शन सेंस हो गया, इसके क्वेश्चन हम अगली क्लास में और करेंगे। एंड हमने लॉजिकल ऑर्डर कर लिया, दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है।
और साथ ही साथ प्रमोट भी करो, है ना मेरे को भी प्रमोट करो, और अगर आप IIT वगैरह वो वाले कोई जुड़ना चाहे उससे तो वहां पे भी आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू एवरीवन। प्रैक्टिस जरूर करना है ना, प्रैक्टिस नहीं करो दिक्कत हो जाएगी, प्रैक्टिस करना है हम लोगों को। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट।